नमस्कार दोस्तों, गोरखपुर जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने पॉलिटी की जो एमसीक्यू आधारित कक्षाएं चल रही हैं उन्हीं कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान के भाग 3 के विषय में देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अभी तक हम लोगों ने भाग 1 के संदर्भ में पढ़ा, भाग 2 के संदर्भ में पढ़ा। भाग 1 में हम लोगों ने भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में पढ़ा और उससे संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आए थे पीसीएस और उससे संबंधित एग्जामों में, तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। भाग 2 में हम लोगों ने नागरिकता को समझा था कि नागरिकता क्या है और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए थे उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो अब भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार, तो यहाँ पर देखेंगे कि मौलिक अधिकार वो जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में उपस्थित है। और आर्टिकल अगर देखेंगे, अनुच्छेद को देखेंगे तो वह 12 से लेकर 35 तक यह जो है मौलिक अधिकारों के उपबंध यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस फैक्ट को प्रश्न में जानबूझकर मैंने ऐसे प्रश्नों को नहीं लिखा है जहाँ पर सीधे ये चीज़ें पूछी गई हैं, क्योंकि सरल हैं, सीधी सी बात है, इसको याद रखना है, डाटा है और 2-4 बार पढ़ेंगे तो उसको याद हो जाएगा कि भाग 1 में जो है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिक, यानी कि पहले क्या आएगा, भाग 1 मतलब वह भूभाग, तो इसलिए भारत संघ। इसको याद करने का एक ऐसे ही तरीका है कि सीक्वेंस बना लीजिए कि भारत संघ यानी कि भूभाग, और दूसरा जो है भाग 2 मतलब कि उस भूभाग में रहने वाले नागरिक, भाग 3 मतलब भूभाग में रहने वाले नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो भाग 3 का मतलब हो गया मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अब आइए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो इसके विकल्प हमने जानबूझकर नहीं लिखा था, आसान ही विकल्प है। इसमें पूछा है कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो संविधान द्वारा किसको मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है, तो पहला विकल्प था कि भारत के जितने न्यायालय हैं, चाहे वह जिला न्यायालय हो, चाहे वह हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सत्र न्यायालय हो, सभी न्यायालयों को जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो वह विकल्प क्या होगा, गलत होगा। दूसरा विकल्प राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति दी गई है, तो वह भी विकल्प गलत है। और तीसरा विकल्प संसद को यह शक्ति दी गई है, तो वो भी विकल्प गलत है। तो विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प सही होगा सुप्रीम कोर्ट और प्लस हाई कोर्ट, यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है आर्टिकल 32 के माध्यम से और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के माध्यम से। इन दो आर्टिकल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान को लागू करते हैं, संविधान के मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है, न कि किसी और न्यायालय के पास। जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, इन सब न्यायालयों के पास यह अधिकार नहीं है, चाहे कोई अधिकरण हुए उनके पास भी यह अधिकार नहीं है। अधिकार केवल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं अथवा कठोर हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं अथवा कठोर हैं। तो पहले तो ये जान लें कि वाद योग्य और अवाद योग्य का मतलब क्या है। यह हमने आपको उद्देशिका वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि वाद योग्य का मतलब क्या है, अवाद योग्य का मतलब क्या है। वाद योग्य से मतलब यह है कि जो चीज़, मान लीजिए ये मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है, तो इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अगर सरकार की कोई संस्था, पुलिस या आर्मी या किसी भी माध्यम से कोई इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और वह आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, आपकी दैहिक स्वतंत्रता का हनन करता है, वह आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है, आपके सामाजिक स्वतंत्रता का हनन करता है, आपके धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है, तो क्या हमें त्राहिमाम करने का अधिकार है? क्या हम किसी संस्था, भारत की ऐसी कोई संस्था है, भारत का कोई ऐसी व्यवस्था है, संविधान ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है कि हम उसके विरुद्ध जाकर त्राहिमाम कर सकें कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है? तो वास्तव में क्या ऐसा कोई व्यवस्था बनी हुई है? तो बात सही है कि ऐसी व्यवस्था बनी हुई है और यह वाद योग्य है। जैसे ही हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम जो है त्राहिमाम कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं आर्टिकल 32 के माध्यम से, और हाई कोर्ट में कर सकते हैं आर्टिकल 226 के माध्यम से। तो त्राहिमाम करने का अधिकार, वाद योग्य से मतलब यह है कि त्राहिमाम करने का अधिकार है या नहीं है। जैसे कि उद्देशिका में अगर कोई डायरेक्ट पूछे कि त्राहिमाम करने का अधिकार है या नहीं है, तो डायरेक्ट में यही जवाब आएगा कि त्राहिमाम करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें डिसीजन में ये ऐसा कहा गया है कि अगर कोई कानून या संविधान में लिखा हुआ कोई संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ कोई भी अनुच्छेद, कोई भी इलेबोरेशन जो है अगर स्पष्ट नहीं है, तब हम उद्देशिका से सहायता प्राप्त करेंगे या उद्देशिका का सहारा लेंगे कि हम सही दिशा में उसकी व्याख्या कर सकें। अगर कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है तो उसकी व्याख्या करते समय हम उद्देशिका को एक बार ध्यान में रखेंगे, ताकि हमारा व्याख्या का जो दिशा निर्देश हो, जो भी दिशा हो, जो डायरेक्शन हो, वह सही दिशा में हो, क्योंकि दिशा दिखाने का काम हमें कौन करेगा? उद्देशिका। और अगर अंदर की चीज़ें स्पष्ट हैं, अगर संविधान में लिखी हुई किसी भी अनुच्छेद, जो भी चीज़ें हैं अनुच्छेद के अंतर्गत, वह चीज़ें अगर स्पष्ट हैं तो वहाँ पर हम उद्देशिका की तरफ नहीं जाएंगे। जो चीज़ संविधान में लिखा हुआ है वैसे ही करना है, न कि हम उद्देशिका की तरफ जाएंगे। अगर संविधान में कोई अस्पष्टता है तभी हम उद्देशिका की तरफ जाएंगे, इसलिए उद्देशिका को अवाद योग्य बताया गया है। इसी तरह से डीपीएसपी का भी कॉन्सेप्ट है, वह भी जो है अवाद योग्य है। उसको हम लोग भाग 4 के संदर्भ में आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग अपने तीसरे प्रश्न पे आते हैं। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? तो अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। तो आगे स्टेटमेंट देखिए। पहला है कि यह संविधान में उल्लिखित होता है। तो बिल्कुल सही है कि अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मूल अधिकार, वो जो अधिकार हैं वह संविधान में लिखित हैं, इसलिए वह मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार से मतलब यह है कि जो ओवरऑल इंडियन या किसी और देश या किसी भी देश का अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वह उस देश का क्या होता है? मूल रूल बुक होता है। मतलब जो बेसिक रूल बुक है, जो मूल संविधानिक वैल्यू है, जो मूल कानूनी वैल्यू है, वह कहाँ से आता है? वह आता है संविधान के माध्यम से। यानी संविधान ही हमें यह दिशा निर्देश देता है कि हमारे देश का सिस्टम कैसा होगा, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, और हमें इन तीनों क्षेत्रों में किस दिशा में आगे बढ़ना है, हमारे देश का सामाजिक ढांचा आगे किस तरह से बनाना है। इन सब चीज़ को कौन डिसाइड करता है, कौन रेखांकित करता है? तो वह संविधान करता है। संविधान के माध्यम से यह तय होता है कि हमें आगे किस दिशा में जाना है। तो जो अधिकार संविधान में लिख दिए गए वह अपने आप से ही वह मूल अधिकार हो जाते हैं। उन अधिकारों को एक तरह से कह लीजिए कि वह सबसे मूल अधिकार हैं। उतना वह बेसिक अधिकार तो सारे नागरिकों को देना ही देना है, क्योंकि उन अधिकारों की गारंटी कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है, और संविधान से ही देश आगे संचालित होने वाला है। और उन अधिकारों की बात संविधान में की गई है, इसलिए क्या है? मूल अधिकार जो है कहा जाता है। किसको? अधिकार को। उन अधिकारों को जो संविधान में लिखे होते हैं उनको मूल अधिकार इसीलिए कहा जाता है। तो पहला तो यह हो गया कि संविधान में उल्लिखित होता है, इसलिए क्या है? यह मूल अधिकार है। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह प्रजातांत्रिक होता है। तीसरा कह रहा है यह लोक कल्याणकारी होता है। और चौथा है यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। पांचवा स्टेटमेंट है संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है प्रजातांत्रिक होता है और लोक कल्याणकारी होता है। तो यह चीज़ एक बार समझ लीजिए कि प्रजातंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य यह क्या है? शासन प्रशासन का स्वरूप है।
जैसे कोई देश अगर नया नया देश डेवलप हुआ है तो उसका प्रशासनिक स्वरूप कैसा होगा, उसका राजनीतिक स्वरूप कैसा होगा, तो उन स्वरूपों में यह प्रजातांत्रिक, लोक कल्याणकारी, गणतंत्रात्मक या समाजवादी, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? प्रशासन की प्रणाली कैसी है उसके कॉन्सेप्ट हैं प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी। इसी तरह से समाजवादी भी एक कॉन्सेप्ट है, गणतंत्र भी एक कॉन्सेप्ट है। तो यह क्या है? प्रशासन की प्रणाली के स्वरूप हैं। तो यह जो है मूल अधिकारों का स्वरूप नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इनकी वजह से अधिकारों को मूल अधिकार नहीं कहा जाता, यानी कि प्रजातांत्रिक या लोक कल्याणकारी होने की वजह से अधिकारों को मूल अधिकार नहीं कहा जाता। यह क्या है? शासन प्रणाली के स्वरूप हैं। और चौथा विकल्प देखिए कि यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। तो अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि सही है कि अगर मूल अधिकार किसी भी नागरिक को या नागरिकों को, देश के नागरिकों को अगर नहीं दिया जाएगा तो उनके व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, संघ सरकार ने कोई एक कानून पारित कर दिया। उदाहरण के लिए अभी कृषि से संबंधित जो 3 बिल आए हैं उसको समझ लीजिए कि अगर 3 बिल पास कर दिया गया और हमें मौलिक अधिकार ना हो कि हमारे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हमारे पास उपलब्ध ना हो, हमें जो है सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण हासिल ना हो कि हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, तो क्या हमारे दिमाग में ये थॉट प्रोसेस आएगा कि हम इन कानूनों का अपोज कर सकें? जैसे कानून बनाना वह संसद की अपनी जिम्मेदारी है, संसद के अपने नियमों के अधीन है कि भाई कानून संसद में बनेंगे। लेकिन एक नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा भी यह फ़र्ज़ है, हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम उन कानूनों को अच्छे से पढ़ें और उसके बारे में समझने का प्रयास करें कि भविष्य में यह कानून कितने लोगों के लिए कारगर होगा, कितने लोगों के लिए नहीं होगा, क्या यह ज़्यादातर लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा या पुरानी व्यवस्था ही पहले ठीक थी। ये सब चीज़ों को सोचने और समझने के लिए दिमाग में थॉट प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। तभी समझ में आएगा कि आगे की चीज़ें क्या होने वाली हैं। तो व्यक्तित्व का विकास दिमाग के थॉट प्रोसेस से ही होता है। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आया और आपने उसकी अभिव्यक्ति की, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको बोलने के लिए स्वतंत्रता है, आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं, तो वहीं से नई नई चीज़ें डेवलप होनी शुरू होती हैं और नए विचार खुलने लगते हैं। अगर उस विचार को वहीं पर रोक दिया जाए, शुरुआती स्टेज में ही अगर विचार जो डेवलप हो रहा है उसको वहीं पे रोक दिया जाए, तो होगा क्या कि व्यक्तित्व का विकास वहीं रुक जाएगा। और फिर वही जो चीज़ ऊपर से बन गई, संसद ने अगर कोई कानून बना दिया तो हमारे तो थॉट प्रोसेस वहीं रुक गया, हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, अपोज करना ही नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, यानी मौलिक अधिकार नहीं होंगे। तो मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारा थॉट प्रोसेस वहीं रुक जाएगा, व्यक्तित्व विकास वहीं रुक जाएगा। जो चीज़ ऊपर से बन गई है उसको मानने की, उसी को सही मानने की आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए व्यक्तित्व विकास के लिए मूल अधिकारों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा डेवलप कर सकता है, दैहिक स्वतंत्रता के माध्यम से कहीं जाकर अपने विचारों को रख सकता है। और 5वां जो है कि संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो कानून नहीं बना सकती, बात सही है। क्यों? क्योंकि संविधान के माध्यम से यह प्रोटेक्शन दिया गया है। आर्टिकल 13 की बात है, इस स्टेटमेंट के अंतर्गत आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों से सम्मत कानून है वही जो है क्या है? संविधान सम्मत कानून होंगे। जैसे ही अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को कम करते हैं या उसको डिवैल्यूएट करते हैं, उसकी वैल्यू को कम करते हैं या मौलिक अधिकारों के ऊपर उठना चाहते हैं, तो वैसे ही क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन कानूनों को उस हद तक ख़त्म कर दिया जाएगा जहां तक वह मूल अधिकारों के ऊपर आने का प्रयास करते हैं। यानी मूल अधिकारों से ऊपर वह कानून नहीं हो सकते जो संसद में बन रहे हैं। मूल अधिकारों से सम्मत, यानी मूल अधिकारों को साथ लेकर ही कानून निर्माण करना होगा, ऐसा आर्टिकल 13 कहता है। तो आर्टिकल 13 के माध्यम से मूल अधिकारों को इतना संरक्षण दिया गया है कि कोई भी कानून, संसद द्वारा बनाया हुआ कोई कानून या राज्य सरकार द्वारा विधायिका में कोई बनाया हुआ कानून,
वह मूल अधिकारों से अलग हटकर नहीं हो सकता, मूल अधिकारों के ऊपर जाकर नहीं हो सकता। मूल अधिकारों को साथ लेकर ही संसद या राज्य विधायिका कानून बना सकती है। अब अपने हम चौथे प्रश्न पे आते हैं। तीसरे प्रश्न में हमने विकल्प नहीं लिखा है क्योंकि इसमें पूछा था कि कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर 1, 4 और 5 यह तीनों जहाँ पर उपलब्ध होंगे वही विकल्प सही होगा, क्योंकि 2 और 3 गलत हैं। यह जो है शासन प्रणाली का स्वरूप है, न कि मूल अधिकारों के संदर्भ में इनकी बात की गई है। चौथा प्रश्न देखते हैं कि मौलिक अधिकार हैं कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, यह भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, यह भी गलत है। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है अभी बताते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार आपस में अपने आप में जो है मूल हैं, संविधान का मूल ढांचा है। तो मौलिक अधिकार को जो है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, तो वह भी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की इच्छा पर भी निर्भर नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को हमें किससे संरक्षण मिला हुआ है? हमें संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकार नागरिकों को मिले हुए हैं, और उन मौलिक अधिकारों का हनन ना हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इसका अधिकार दिया गया है, ताकि वह मूल अधिकारों को लागू कर सकें। और चौथा जो विकल्प है कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो यही विकल्प सही है। ये बात तो सही है कि हम भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके माध्यम से वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर सकते हैं, अपने सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों का लाभ वह लेते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। परंतु आपातकालीन स्थिति में, आपातकाल से मतलब यह है कि इसको अगर संविधान आर्टिकल में देखेंगे तो आर्टिकल 358 और 359 यह दोनों आर्टिकल क्या कहते हैं कि आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगर आपातकालीन स्थिति क्या होता है, अगर इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए अभी भारत और चीन के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था, अभी काफ़ी दिनों से चल रहा था, अभी भी चल रहा है। हालांकि थोड़ा सा माहौल हल्का ठंडा हुआ है, लेकिन इतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। तो यह स्टैंड ऑफ जो चल रहा था, मान लीजिए कि यह स्टैंड ऑफ जो है एक युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है, और उत्तराखंड में जो है बहुत सारे आर्मी पहले से ही वहाँ पे इस्टेब्लिश थी, और ये आर्मी के लोग जाकर वहाँ पर लड़ाई वगैरह करते। तो अगर उत्तराखंड का कोई नागरिक उस समय अपने मौलिक अधिकारों की दुहाई देने लगे, त्राहिमाम करने लगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर, हमने बताया था कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, और वह जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर त्राहिमाम करे कि त्राहिमाम और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें जो है बोलने की स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका त्राहिमाम जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि युद्ध है, युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, और आपात स्थितियों में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। किस आर्टिकल के माध्यम से? आर्टिकल 358 के माध्यम से, आर्टिकल 359 के माध्यम से निलंबित किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों ने संविधान के स्रोत वाले टॉपिक में, जो अभी हम लोगों ने एक वीडियो कुछ दिन पहले डाला था कि संविधान के स्रोत कहाँ से हैं, तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित किया जा सकता है। ये चीज़ हमने कहाँ से अडॉप्ट की है, यानी कि इसका स्रोत कहाँ से है, तो इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। उस वीडियो में हमने बताया है, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि इसको हम लोगों ने जर्मनी के उस वाइमर संविधान से लिया हुआ है। जर्मनी के वाइमर संविधान में यह चीज़ें थी कि आपात स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो इसको हम लोगों ने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया हुआ है। इसको याद रखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे पिछली चीज़ों का। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना शुरू कर देते हैं।
तो पहले स्टेटमेंट पर विचार कीजिए कि राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। तो मौलिक अधिकार जो होता है वह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी होती है। जैसे जो हमें मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं वह किसके विरुद्ध हैं? वह स्टेट के विरुद्ध। स्टेट मतलब यह उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनकी बात नहीं हो रही है। स्टेट से मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट का मतलब यह है कि वह देश, कोई एक देश जो स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका हो, यानी वह देश, उस देश की संस्था जो है, उस देश की जो राजनीति है, उस देश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसके विरुद्ध में हमें क्या मिलता है? मौलिक अधिकार मिलते हैं। यानी उस स्टेट के विरुद्ध। स्टेट क्या है? स्टेट सभी लोगों के कॉमन वैल्यू से बना हुआ एक स्टेट है। अगर मान लीजिए हमने मान लीजिए देश का ज्योग्राफिकल एरिया है, तो क्या हुआ, यहाँ पे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ने क्या किया है कि अपने अपने अधिकारों को इस संसद में निहित किया है। यहाँ दिल्ली में जो संसद बनी है, तो देश के सभी नागरिकों ने अपने अपने एक प्रतिनिधि चुनकर इस संसद को वैल्यूएबल बनाया है। जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा कि देश के प्रत्येक नागरिक ने, चाहे वह नागरिक यहाँ का हो, पूर्वोत्तर का हो, चाहे राजस्थान का हो, गुजरात का हो या जम्मू कश्मीर का हो, हर जगह से नागरिकों ने चुनकर अपने एक प्रतिनिधि को संसद में बैठा दिया है। अब वह प्रतिनिधि जो है वह उन नागरिकों के बिहाफ पर, यानी हर नागरिक से हर चीज़ के बारे में नहीं पूछा जा सकता कि यहाँ से ट्रेन गुजरनी चाहिए कि नहीं गुजरनी चाहिए। अब 125 करोड़ लोग एक साथ बताएं कि गुजरनी चाहिए कि नहीं गुजरनी चाहिए। तो क्या हुआ है कि 125 करोड़ लोगों ने अपने अपने प्रतिनिधि को यहाँ संसद में बैठा दिया है, और इन 125 करोड़ लोगों के बिहाफ पर यह प्रतिनिधि जो है वह डिसीजन लेते हैं कि वास्तव में ट्रेन यहाँ से गुजरनी चाहिए कि नहीं गुजरनी चाहिए। मान लीजिए कि यह 125 करोड़ के जो प्रतिनिधि हैं, इन्होंने एक बिल पास कर दिया और बिल के माध्यम से यह कह दिया कि जो भी व्यक्ति विदेश में यात्रा कर रहे हैं या जो भी व्यक्ति भारत में एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं वह अब नहीं जा सकते हैं, या जो व्यक्ति सरकार के विरोध में अभी कृषि कानूनों के संदर्भ में जो विरोध कर रहे हैं वह अब नहीं कर सकते हैं। अगर वह करेंगे तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। यानी कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है रोक लगा दी गई। किसके माध्यम से? इसी संसद के माध्यम से, जिसको हमने यह अधिकार दिया था कि हमारे बिहाफ पे आप डिसीजन लीजिए। तो इस संसद ने हमारे ही विरुद्ध कानून बना दिया, यानी पब्लिक के विरुद्ध में ही कानून बना दिया। तो उस समय हमारा क्या काम आएगा? उस समय यही काम आएगा जो हमें संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, और हम उस अधिकारों का त्राहिमाम करते हुए आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम कहेंगे कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, संसद ने ऐसा कानून बना दिया है। तो संसद का मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। संसद जो है किसकी है? इस स्टेट की, यानी भारत संघ जो है, भारत एक राज्य, उसका एक छोटा स्ट्रक्चर, एक छोटा सा जगह जहाँ से जो है पूरे भारत के संदर्भ में डिसीजन लिया जाता है, जहाँ से कानून पारित होता है, वह क्या है? संसद है। तो इस स्टेट के विरुद्ध में हमें क्या मिला हुआ? हमें गारंटी मिली हुई है मौलिक अधिकारों की। हमें गारंटी मिली है भाग 3 के 12 से 35 के जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उसकी गारंटी मिली हुई है इस स्टेट के विरुद्ध में। तो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मौलिक अधिकार क्या होता है? वह स्टेट, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के विरुद्ध एक गारंटी होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, तो लिखा है भाग 3 में सूचीबद्ध है। तो यह तो बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया कि भाग 3 मौलिक अधिकार जो है भाग 3 से संबंधित है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो सामाजिक और राजनीतिक तक तो सही है, लेकिन यह आर्थिक वाला मामला जो है यह सही नहीं है। सामाजिक न्याय की व्यवस्था तो मौलिक अधिकार में कहीं कुछ किसी न किसी हद तक दिखती है। जैसे सामाजिक स्वतंत्रता की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, छुआछूत का उन्मूलन की बात है। तो ये सारी चीज़ें हमें सामाजिक न्याय की श्रेणी में ले आती हैं। राजनीतिक न्याय तो पूर्णतः है, जो हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, वह हमें कहाँ से मिली हुई है? राजनीतिक न्याय के माध्यम से, यानी कि मौलिक अधिकारों के माध्यम से, आर्टिकल 19 यानी 19A के माध्यम से
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिली है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता मिली है, तो वह हमारे राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। लेकिन आर्थिक न्याय की बात जो है वह मूल अधिकारों में न होकर राज्य के नीति निदेशक के तत्व में अधिक देखने को मिलती है। इसीलिए आर्थिक न्याय चूंकि यहाँ पे लिख दिया, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वह आर्थिक न्याय की बात नहीं करते हैं, राजनीतिक न्याय की पूर्णतः बात करते हैं और कुछ हद तक सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं। चौथा स्टेटमेंट है कि यह मतलब मौलिक अधिकार यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। यह मिट गया है, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो नहीं लिख दिया है। जबकि हमने आपको संविधान के स्रोत वाले चैप्टर में आपको बताया था, समझाया था कि अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं वह कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिकी संविधान से जो है आयातित हैं, एक तरह से वहाँ से जो है प्रेरित हैं। तो यह यूएसए में अधिकारों का जो बिल, वहाँ पे जो मौलिक अधिकार हैं उसको अधिकारों का बिल कहा जाता है। अधिकारों के बिल की भांति हैं, वास्तव में यह अधिकारों के बिल की भांति हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिख दिया है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर विकल्प का जब चयन करेंगे कि कौन सा विकल्प सही है या कौन से स्टेटमेंट सही है, तो पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा और चौथा गलत है। हमने ऑप्शन लिखा नहीं है, वो आप लोग समझ लेंगे कि जैसे ही चुनते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। क्यों सही है और क्यों गलत है वो हमने आपको बता दिया। अब छठवां प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। यानी कि मौलिक अधिकार में कुछ समानता की बात की गई है, तो वह इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी समानता जो है वो मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता जो है मौलिक अधिकार में है, आर्टिकल कौन सा है वो, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के माध्यम से कानून के समक्ष समानता दी गई है। सामाजिक समानता ये आर्टिकल जो है 15 आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता की बात की गई है। धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा, यह किस में लिखा गया है, आर्टिकल 15 में। और यही जो है सामाजिक समानता का एक तरह से आधार है। अवसर की समता यह जो है आर्टिकल 16 में अवसर की समता आपको देखने को मिल जाएगी। यानी अवसर की समानता, सबको जो है समान अवसर दिया जाएगा, चाहे वह रोजगार हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, सब जगह। आर्थिक समानता की बात मौलिक अधिकारों में नहीं की गई है, यही चीज़ हम आपको यहाँ पर भी बता रहे थे कि आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो विकल्प कौन सा होगा, डी सही होगा, क्योंकि पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सी समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो नहीं कौन सा है, आर्थिक समानता। यह भी उपलब्ध है, ए भी है, बी भी है और सी भी है, और इनके आर्टिकल भी हमने आपको बता दिए 14। यानी कि कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14, सामाजिक समानता यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, वह किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 15 में। अवसर की समानता जो है आर्टिकल 16 में। आर्थिक समानता नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। अब देखिए 7वां प्रश्न पे आप लोग आते हैं कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न में से कौन से परिकल्पित हैं। तो भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको थोड़ा सा देखेंगे कि भारत के संविधान में कितने अधिकारों की बात की गई है। तो भारत के संविधान में कुल 6 तरह के अधिकारों की बात की गई है। 6 तरह के अधिकारों की बात की गई है। भारत के संविधान में कुल 6 तरह के अधिकारों की बात की गई है। वह अधिकार कौन कौन से हैं 6 तरह के। पहला है समानता का अधिकार, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता। और छठवां है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, आर्टिकल 32 के माध्यम से। तो यह 6 तरह के अधिकार जो हैं वह किसमें हैं? मूल अधिकारों में जो अधिकार दिए गए हैं वह कितने तरह के अधिकार हैं? 6 तरह के अधिकार हैं। समानता जो है, समानता का अधिकार यहाँ पे आपको दिखेगा 14 से 18 में, आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार दिखेगा। और 19 से लेकर और 22 तक यह आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, आर्टिकल 19 से 22 तक। और 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा 25 से लेकर 28 तक। और 29 + 30 यह आपको मिलेंगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता। और फिर जो है आर्टिकल 32 जो है वह होगा मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अब इसमें आपको दिखेगा कि सारे तो हो गए, लेकिन ये 31 कहाँ गया? जैसे 14 से 18, 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार, 14 से 18 समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता 29 और 30। और 30 के बाद 31 गायब दिखेगा। तो 31 जो है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको नोट करके कहीं लिख लीजिएगा कि 31 जो है वह संपत्ति का अधिकार जो है वह 31 में लिखा था, मतलब था, मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। स्टार्टिंग में जब संविधान लिखा गया तो संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, परंतु बाद में इसे अब आज के समय में यह केवल एक कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है, यानी कि अगर आज के समय में मौलिक जो संपत्ति का अधिकार है वह मौलिक अधिकार ना होकर केवल एक कानूनी अधिकार है। यानी कि अगर आपकी संपत्ति सरकार ले लेती है, अधिग्रहित कर लेती है, अभी बहुत से सड़क वगैरह बन रहे हैं गोरखपुर में, अगर आपकी संपत्ति उस बीच में आ जाती है और सरकार उसको अधिग्रहित कर लेती है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में त्राहिमाम नहीं कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि वास्तव में यह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब अपने प्रश्न पर लौट आते हैं कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न में से कौन से परिकल्पित हैं? तो मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, यह आपको मिलेगा आर्टिकल 23 में। अभी हमने आपको बताया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 में उपस्थित हैं। तो आर्टिकल 23 में है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, यह जो है आर्टिकल 23 के माध्यम से आप समझ लीजिए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में निहित है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो किया गया है वह आर्टिकल 17 के माध्यम से किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 के माध्यम से किया गया है। और 17 जो है वो समानता के अधिकार में आता है। 14 से 18 हमने आपको यहाँ पे लिख कर बताया है कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। तो इसलिए अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो समानता के अधिकार में आएगा, न कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो इसमें पूछा है, इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा है। प्रश्न में पूछा है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न में से कौन से परिकल्पित हैं?
तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, तो 2 ही आर्टिकल हैं उसमें, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो एक तो ये हो गया पहला वाला आर्टिकल 23, दूसरा वाला आर्टिकल 17 है, तो इसलिए यह नहीं होगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता में आएगा, धर्म की स्वतंत्रता, यानी 25 से 28 के बीच में आएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा जो है 25 से 28 के बीच में आएगा, तो वह भी जो है 23 और 24 से बाहर है, तो यह भी नहीं होगा। और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, यह आर्टिकल 24। तो एक हो गया आर्टिकल 23, एक हो गया आर्टिकल 24। तो पूछा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में कौन से परिकल्पित होते हैं? तो पहला होता है और चौथा होता है, दूसरा और तीसरा नहीं होता है। तो जब विकल्प में A, B, C, D में जो भी होगा तो कौन से परिकल्पित होते हैं? तो पहला और चौथा जिसमें भी होगा, A में, B में, C में या D में, तो उसी को चयन करेंगे, पहला और चौथा जिसमें भी होगा। क्योंकि यहाँ ध्यान रखेंगे पूछा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित होता है। तो शोषण के विरुद्ध हमने आपको बताया कि आर्टिकल 23 और 24 है। तो 23 में जो है मानव देह और व्यापार, बंधुआ मजदूरी का निषेध, और 24 में कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, यह जो है 24 में है। चूँकि यहाँ आर्टिकल 17 की थोड़ा सा चर्चा हो गई है, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है आर्टिकल 17 में है, तो उसके बारे में 2 लाइन समझ लेते हैं कि आर्टिकल 17 के माध्यम से संविधान को लागू होते ही, यानी 26 जनवरी 1950 के दिन से ही अस्पृश्यता को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दिया गया है। कानूनी तौर पर संविधान के माध्यम से उसको जो है बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। और इस अधिकार को थोड़ा सा एडवांस भी बनाया गया है कि जैसे अगर हमसे कोई अपराध हो जाता है, मान लीजिए हमसे कोई अपराध हो गया और पुलिस ने हमको पकड़ लिया, चार्जशीट दाखिल हो गई और हम जो है न्यायालय में गए, तो उस समय क्या होता है कि सामान्य अपराध में क्या है कि सामान्य या असामान्य अपराध में क्या है कि हमारे अपराध को साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। यानी कि सरकारी जो वकील होगा, पुलिसिंग होगी, पुलिस के जो रिपोर्ट होंगे, उनकी जो जितनी भी इंक्वायरीज़ हुई हैं, जितनी उन्होंने छानबीन किया है, जितने उन्होंने गवाह तैयार किए हैं, तो हमें दोषी साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है, सरकार की है, सरकारी वकील की है। यह जिम्मेदारी है कि वह हमें दोषी साबित करें। यानी न्यायालय हमें जो है दोष मुक्त मानकर चलता है। जैसे ही हमें अगर मान लीजिए किसी भी कांड में, किसी भी अपराध में पुलिस ने हमें पकड़ लिया और न्यायालय के समक्ष ले जाकर प्रस्तुत कर दिया, तो न्यायालय जो है पहले से हमें क्या मानता है? दोष मुक्त मानकर चलता है कि यह व्यक्ति दोष मुक्त है। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह यह साबित करें कि उसके खिलाफ सबूत ला कर दें, इसके खिलाफ गवाह पेश करें और यह बिल्कुल अपने दलीलों से साबित करें, अपने प्रत्यक्ष संदर्भों से साबित करें कि यह व्यक्ति दोषी है न्यायालय की नज़र में। तो यह साबित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन यह जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 के अंदर जो है, इसमें अगर किसी व्यक्ति पर यह दोष लग जाए कि इसने जो है छुआछूत का कार्य किया है, जो कि कानूनन अपराध है, गैर कानूनी है, तो छुआछूत के लिए उसके ऊपर जब चार्जशीट बनती है, उसको जब न्यायालय में ले जाया जाए, मान लीजिए मुझे न्यायालय में ले गया और पुलिस ने हमारे ऊपर यह चार्ज लगा दिया कि इस व्यक्ति ने, यानी मैंने किसी 2 व्यक्तियों या किसी एक व्यक्ति या किसी के भी प्रति हमने छुआछूत का कार्य किया है, उसको जो है किसी चीज़ को छूने से मना कर दिया, किसी सामाजिक स्थल पर जाने से मना कर दिया है, तो हमारे ऊपर क्या होगा? यह छुआछूत का चार्ज लग जाएगा। तो इस केस में पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि वह साबित करे कि मैं दोषी हूँ। इस केस में क्या होगा कि न्यायालय पहले से मानकर चलेगा कि मैं दोषी हूँ और मेरी जिम्मेदारी है, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने पक्ष में सबूत पेश करूं, गवाह पेश करूं और यह साबित करके दिखाऊं कि मैं दोषी नहीं हूं। तो इतना कहानी सुनाने के पीछे एक ही मकसद था कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति फंसना गलत शब्द होगा, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है, उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है कि इसने जो है छुआछूत का कार्य किया है, छुआछूत के तहत इसको जो है न्यायालय में लाया गया है, तो अपने आप को फ्री साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की हो जाती है, न कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यानी न्यायालय पहले से मानकर चलेगी कि आपने छुआछूत वाला कोई कार्य किया है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन आपने किया है, यह न्यायालय मान कर चलेगी। और नॉर्मल अन्य केसों में क्या होता है कि न्यायालय यह मान के चलती है कि यह आदमी दोष मुक्त है, दोष साबित करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। और यहाँ पर दोष पहले से साबित हो जाता है, अपने आप को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी स्वयं उस व्यक्ति की होती है जिसके ऊपर यह आरोप लगा हुआ है। तो
चूँकि इसकी चर्चा हो गई थी इसलिए हमने 2 लाइन इसके संदर्भ में बता दिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो बड़ा ही फेमस केस है, इसका विकल्प होगा आर्टिकल C 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता की बात करता है। दैहिक स्वतंत्रता और आने जाने की स्वतंत्रता की बात करता है। और स्वतंत्रता के अधिकार में ये देखिए यहाँ पर 19 से लेकर 22 तक जो है यह स्वतंत्रता के अधिकार हैं। और 19 से 22 के बीच में आर्टिकल 21 आता है जो दैहिक और आवागमन की स्वतंत्रता की बात करता है। और इसमें बड़ा एक फेमस केस है भारत संघ और मेनका गांधी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि किसी व्यक्ति का देश से बाहर आना जाना यानी विदेश यात्रा पर जाना उसकी दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है, यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। तो इस केस को हम लोग याद रखेंगे, भारत संघ और मेनका गांधी। इसके संदर्भ में यहाँ लिख लेते हैं, भारत संघ बनाम मेनका गांधी। ये वही गांधी जी हैं, देवरानी जेठानी वाली, सोनिया गांधी की देवरानी। तो मेनका गांधी, भारत संघ बनाम मेनका गांधी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आया कि विदेश यात्रा का अधिकार जो है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, जो दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और दैहिक स्वतंत्रता या कहीं आने जाने की स्वतंत्रता जो है वह आर्टिकल 21 के तहत विदेश यात्रा की स्वतंत्रता की भी बात करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने मौलिक अधिकार से संबंधित जो MCQ अभी तक पूछे गए हैं PCS एग्ज़ाम में, और पूछने का जो उनका तरीका रहा है, जैसे स्टेटमेंट वाइज प्रश्न हैं, कुछ डाटा वाइज प्रश्न हैं, तो इसीलिए हमने पूरी व्याख्या के साथ इसको समझाने का प्रयास किया है। बाकी अपनी अगली वीडियो में हम लोग फिर जो है इसको देखेंगे। चूँकि मौलिक अधिकार से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो इसलिए एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को जो है डिस्कस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो भाग 1 में समझ लीजिए, जैसे भाग यहाँ पर संविधान के भाग 3 की बात है, तो भाग 3 का यह पार्ट 1 समझ लीजिए। एक पार्ट और लाकर इसके कुछ और भी प्रश्न हैं जो अभी और समझने चाहिए और उनके व्याख्या को भी सुनना चाहिए, तो उसको हम लोग अगली वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।